नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और शुरू करते हैं आज बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 23वां एपिसोड। आज 15 अगस्त भी है, देश का स्वतंत्रता दिवस, 80वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एंड और शुभकामनाएं। जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 79 साल की यात्रा की बात भी हो रही है, तो आज हम भी बात करेंगे कि देश आज़ाद होने से लेकर आज तक के बैंकिंग की बात, यानी और इसको हम 4 दौर में इसके ऊपर बात करेंगे। पहला दौर 47 से 67 तक का शुरुआती दौर बैंकिंग का, फिर 1968 से लेकर 1988 तक का वो राष्ट्रीयकरण का दौर कह सकते हैं, और उसके बाद 2099 से लेकर 2009 तक का निजीकरण का दौर, और फिर 2010 से लेकर अब तक का बैंकिंग में बहुत बड़े बड़े बदलाव का दौर। तो इन 4 दौर के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, कि किस प्रकार जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय क्या स्थिति थी। उस समय 97 शेड्यूल कमर्शियल बैंक को टोटल थे, और उसमें मिलाकर लगभग 660 के करीब टोटल प्राइवेट और बाकी सब बैंक थे। 5000 करीब के करीब ब्रांचेस थे। ये स्थिति थी कि जब देश आज़ाद हुआ बैंकों की। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है बैंकिंग का विस्तार शुरू हुआ। 1949 में सबसे पहले रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी रिजर्व बैंक उससे पहले नेशनलाइज्ड नहीं था। तो 1949 को सरकार ने रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया, यानी रिजर्व बैंक सरकार के पास आ गया। और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, कि जिसके तहत सारी बैंकिंग जो है रेगुलेट होगी, क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, कैसे बैंक चलेंगे, उसके लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 में बनाया गया है। फिर 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई, यानी स्टेट बैंक जो था वो उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अब इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकों को मर्ज करके ये चारों बैंकों को मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और उसके बाद 1959 में जो स्टेट के जो बैंक थे उनको स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक के रूप में, जैसे हम देखते हैं कि राज्यों के राजवाड़ों के बैंक थे, उनको स्टेट बैंक के एसोसिएट्स बैंक के रूप में जो है उनके साथ जोड़ा गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इस तरह से इन सभी बैंकों को एसोसिएट्स बैंक, स्टेट बैंक के रूप में इनको जो है वो जोड़ा गया। अब ये बैंक थे, बैंक के कर्मचारी थे, बैंक के कर्मचारियों की बहुत सारे मुद्दे थे। तो 1966 में पहला वेतन समझौता कर्मचारियों का हुआ, जिसके अनुसार बैंक कर्मचारियों का वेतनमान तय हुआ कि बैंक कर्मचारियों के वेतन क्या होंगे, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, क्या काम के घंटे होंगे, क्या क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होगी, क्या क्या उनको करना होगा। तो ये था बैंकिंग का शुरुआती दौर आज़ादी के बाद का। दूसरा दौर जो है वो 1968 से लेकर 1988 तक का है। ये दौर को कहा गया कि राष्ट्रीयकरण का दौर है, क्योंकि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उनको सरकार के
स्वामित्व का बैंक जो है बना दिया, क्योंकि प्राइवेट बैंक थे। प्राइवेट बैंक जो है वो लोगों तक पहुंचते नहीं थे। कुछ लोगों को वो बैंकिंग की सुविधाएं देते थे। आम जो लोग थे, नागरिक थे, किसान थे, उद्योगपति थे, उनको वो लाभ नहीं मिलता था। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके वो बैंक थे उनको वो सेवाएं मिलती थी। तो ऐसे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में दोबारा से 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस प्रकार से ये 20 बैंक और 7 स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक मिलाकर एक टोटल 27 बैंक देश में हो गए। और जब ये राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय बैंकों की संख्या लगभग 8,300 के करीब संख्या थी, बैंक थे। फिर उसके बाद 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 1988 में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रंगाराजन के एक कमेटी बनाई गई कि बैंकों में कंप्यूटर की ज़रूरत है, यानी बैंक में कंप्यूटर आए ताकि डाटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। वैसे ही 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना भी की गई। 2 अक्टूबर को रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्थापित हुए। शुरू में उनकी संख्या कम थी, फिर बाद में वो काफ़ी संख्या उनकी बढ़ी और आज अगर स्थिति देखा जाए तो हर राज्य का एक जो है रीजनल रूरल बैंक है। और उस समय रीजनल रूरल बैंक को बनाने का जो मकसद था कि गांव-गांव तक जो बैंकिंग है उसको पहुंचाया जा सके और छोटे छोटे बैंक हों और लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जाए। वैसे ही 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। 1987 में नेशनल हाउसिंग बैंक, ताकि लोगों को मकान मिलें, उसकी स्थापना हुई। 1983 में बैंकों में पहला कंप्यूटर आया जो कि बैक ऑफिस और एएलपीएम के रूप में उसकी डाटा को स्टोर करने के लिए। और 1987 में पहला एटीएम बैंकों में आया, जो आज हम एटीएम देखते हैं वैसे एटीएम नहीं थे, बड़े बड़े एटीएम थे। और 1987 में ही कंप्यूटर का समझौता हुआ बैंकों में और कंप्यूटराइजेशन लगाने के लिए। बैंकों के तीसरे दौर में बैंकों के निजीकरण के दौर को देखते हैं 1999 से लेकर 2009 तक। 1991 में देश के अंदर लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके तहत बैंकिंग में भी उसका असर हुआ। बैंकों में प्राइवेट बैंकों की एंट्री हुई। शुरू में 2 बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को जो है उसकी स्थापना की गई। और उसके बाद 1994 में और 6 बैंक जो है वो देश में आए, जो आज बड़े बड़े बैंक हैं, कोटक है, एचडीएफसी है। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना 1994 से होनी शुरू हो गई। ऐसे ही 1991 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई और उसने कहा कि बैंकों को मर्ज किया जाए, बैंकों की जो निजी बैंक को बनाया जाए। तो उसी हिसाब से 1991 से निजी बैंकों की जो एंट्री है वो बैंकिंग क्षेत्र में शुरू हो गई। और 1993 में बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते के साथ साथ उनकी पेंशन की डिमांड के ऊपर भी पेंशन का उनका समझौता हुआ, ताकि बैंक कर्मचारियों को पेंशन मिल सके। अब 2002 में एनपीए से निपटने के लिए बैंकों को सरफेक्सी एक्ट का एक लाभ दिया गया। सरफेक्सी एक्ट बनाया गया ताकि बैंकों के पास ताकत हो कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उसको बैंक जो है अटैच कर सके। 2007 से लेकर 2009 तक विश्व में आर्थिक संकट आया। सब प्राइम संकट के नाम से हम जाते हैं। बड़े बड़े लेमन बैंक जैसे अमेरिका के बैंक जो हैं वो डूब गए, लेकिन भारत में उसका उस प्रकार से असर नहीं पड़ा। 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी जो है देश के अंदर बना, प्राइवेट बैंक था
और उसको बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में उसको मर्ज कर दिया गया, क्योंकि वो डूबने की कगार में था। ऐसे ही 2008 से बैंकों के मर्जर का दौर भी शुरू हो गया, कि जो नरसिम्हन कमेटी 2 की रिपोर्ट थी कि बैंक जो हैं उनको मर्ज करना शुरू किया जाए। तो पहले 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक था, उसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया, और फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से बैंकों के निजीकरण और मर्जर का दौर ये शुरुआत हो गई। इन 79 सालों में बैंकिंग में जो चौथा दौर रहा वो 2010 से लेकर 2026 यानी आज तक का वो दौर है, जो बैंकिंग में बदलाव, रिफॉर्म्स का दौर हम कह सकते हैं। वैसे ही जो पिछले दौर में बैंकों का मर्जर शुरू हुआ था वो यहाँ पर भी चलता रहा, और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ जो इंदौर था उसका स्टेट बैंक में जो हम मर्जर हुआ। 2017 में बाकी बचे जो स्टेट एसोसिएट बैंक थे उनको भी स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। वैसे ही जो 2014 में जब नई सरकार आने के बाद जन धन खातों का शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन खाते की शुरुआत करवाई। जीरो बैलेंस से ये खाते खुलने शुरू हुए। आज लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते हैं, और डायरेक्ट उनमें बेनिफिट जो है वो लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर इसी दौर में 2014 में जो है वो शुरू हुई। 2019 में फिर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक बन गया। 2020 में फिर से 6 बैंकों का मर्जर हुआ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन यूनाइटेड बैंक में मर्ज हुए, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज करके उनकी संख्या सरकारी बैंकों की 12 कर दी गई। अब 2016 में एक बहुत बड़ा दौर बैंकों ने देखा, वो जो नोटबंदी का दौर था। सरकार ने जो करेंसी थी भारत की उसको बदल दिया और नई करेंसी लागू कर दी। उसमें भी बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत कम समय में जो है करेंसी को लोगों को दिया गया, हालांकि लोग भी मुश्किल में थे और बैंक वाले तो निश्चित में उसमें मुश्किल में ही थे। 2021 में एक और बड़ा जो रेवोल्यूशन बदलाव आया बैंकिंग में, वो था यूपीआई यानी डिजिटलाइजेशन का युग। यूपीआई शुरू हुआ बैंकों में, जहां पहले चेक ड्राफ्ट से पेमेंट होती थी, अब ऑनलाइन मोबाइल टू मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गई। आसानी से एक पैसा दूसरे के खाते में जाना शुरू हो गया। 2025 और 26 में जो है एनपीए के ऊपर बहुत काम किया गया। 2015 में पेमेंट बैंक यानी एयरटेल का पहला पेमेंट बैंक की स्थापना की गई, और 2015 में और 2018 में एनपीए बहुत जो बढ़ गए बैंकों में। 18 में 11.18% तक की एनपीए बैंकों में हो गए, जो कि आज बहुत कम हो गया है। वैसे ही 2018 में इंडियन पोस्टल बैंक की भी स्थापना की गई। 2013 में भारतीय महिला बैंक की भी स्थापना हुई, लेकिन 2017 में उसको भी स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये जो विकास का दौर है, ये बदलाव का दौर है, ये अभी भी जारी है। और आज 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको देखते हुए लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग में और रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। उनका कहना है कि विश्व के पहले 5 बैंकों में भारत के किसी बैंक का नाम भी आना चाहिए, यानी वो उस दिशा में बताता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बैंक जो है वो भारत में बनेगा और मर्जर की ओर हम देख सकते हैं।
तो ये थे 4 दौर इन 79 सालों के बैंकिंग के इतिहास में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले शनिवार। आज की बैंकिंग की बात में इतना ही। नमस्कार।